हेलो एवरीवन। विद्युत क्षेत्र प्रथम अध्याय है फिजिक्स का, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे और अब तक हम पढ़ चुके हैं। इसमें उसके बारे में देख लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ चुके हैं। आवेश पढ़ चुके हैं, आवेशों के प्रकार पढ़ चुके हैं। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक है, इसी प्रकार आवेशों के गुणधर्म पढ़ चुके हैं। आवेशों के गुणधर्म कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं। जैसे हमने पढ़ा था विद्युत आवेशों की योज्यता। दूसरा हमने पढ़ा था आवेशों का संरक्षण, आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक है, इसके बाद आवेश कैसे प्राप्त किए जाते हैं, आवेशन की क्रिया से प्राप्त किए जाते हैं, जिसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आवेशन जो है उसके बारे में हमने पढ़ा कितने प्रकार का होता है। आवेशन भी 3 प्रकार से होता है। किसके से? फर्स्ट था घर्षण द्वारा आवेशन। सेकंड पढ़ा था हमने चालन द्वारा आवेशन। इसके बाद में थर्ड हमारा था प्रेरण द्वारा आवेशन। जो अब तक पढ़ चुके हैं उसकी एक बार समरी बता रही हूँ मैं आपको। इसके बाद हमने पढ़ा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक व दो से ये समरी एक बार रिवीजन के लिए है। यहाँ पर ने पढ़ा था F बराबर K Q1 Q2 R स्क्वायर। K क्या है? आपका परावैद्युतांक है। इसको कूलाम स्थिरांक भी कहते हैं अपन। तो परावैद्युतांक क्या होता है? परावैद्युतांक को अपन परिभाषित करते हैं कि किसी माध्यम, पहले बता चुकी हूँ, किसी माध्यम की उपस्थिति में, किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल, आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में, निर्वात की तुलना में जितने गुना कम होता है, जितने गुना कम होता है उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तांक कहते हैं। परावैद्युतांक को आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसको एप्सिलॉन आर से शो करते हैं, या विशिष्ट विद्युतता भी कहते हैं। विशिष्ट परावैद्युत
भी कहते हैं। किसको? परावैद्युतांक की बात कर रहे हैं अपन के की, ठीक है। और इसको परावैद्युतांक को लिखते कैसे हैं? एप्सिलॉन आर। ये होता है जब आप विद्युतशीलता के रूप में लिख रहे हैं तो माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, जिसको लिखेंगे एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन, ये माध्यम की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। अपन इसको एप्सिलॉन, हाँ ठीक है एप्सिलॉन ही लिखते हैं, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर बल के रूप में अपन लिखें इसको, बल के माध्यम से बताना चाहें आपेक्षिक विद्युतशीलता को, तो बल के संदर्भ में अपन लिखते हैं निर्वात में लगने वाला बल, निर्वात में बल कह लीजिए एफ नॉट से बता रहे हैं बटे किसी माध्यम में बल, जिसको बताएंगे अपन एफ एम, एम फॉर मीडियम, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर बराबर एफ नॉट अपॉन एफ एम, ठीक है। ये जो आपकी टर्म आई है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम, इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं। इससे संबंधित ऐसे न्यूमेरिकल छोटे छोटे 1-2 नंबर में आ जाते हैं। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन है कि निर्वात में रखे तो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल दे रखा है अपन को 18 न्यूटन। यदि 1 मिलीमीटर मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तो बल का मान क्या होगा? जब मतलब मान लीजिए कि ये आपके बिंदुवत आवेश हैं, Q1 है और Q2 है, अभी ये निर्वात में है तो इनके मध्य लगने वाला बल जो है आपका कितना है? 18 न्यूटन, ठीक है। निर्वात में अपन बल का मान एफ नॉट ले रहे थे। अब कह रहे हैं कि इन दो आवेशों के मध्य हमने 1 मिलीमीटर मोटी और जिसका परावैद्युतांक हमारा है 6, एक कांच की पट्टी का है, क्या है ये? कांच की पट्टी का। तो एक तरीके से ये माध्यम हो गया। तो अब माध्यम में कितना बल है अपने पास वो अपन को ज्ञात करना है। तो अभी अपन ने एक सूत्र पढ़ा था कि एप्सिलॉन आर बराबर, एप्सिलॉन आर आपका क्या है? आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, और उसका सूत्र होता है बल के संदर्भ में एफ नॉट बटे एफ एम। हमको याद करना है एफ एम, तो हम वज्रगुणा करके इसको इस साइड ले जाते हैं, तो एफ एम इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। हमको दे रखा है प्रश्नानुसार, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है, क्या क्या दिया है देखिए, आपको बल का मान दे रखा है निर्वात में 18 न्यूटन, परावैद्युतांक आपके पास है 6, ठीक है। ये एक मात्रकहीन राशि होती है, विमाहीन राशि होती है अपन कहें तो। सूत्र समीकरण 1 में मान रखने पर अपन लिखेंगे समीकरण 1 में एफ नॉट तथा एप्सिलॉन आर का मान रखने पर, मान रख रहे हैं तो अपने पास देखिए आ गया एफएम। एफएम क्या है? कांच की पट्टी का जो माध्यम है उसमें दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा? तो एफ नॉट बटे एप्सिलॉन आर जमा दीजिए। एफ नॉट का मान अपने पास 18 न्यूटन है और एप्सिलॉन का मान आपके पास 6 है, तो कट जाएगा 3 बार, तो अपने पास माध्यम में बल आएगा 3 न्यूटन। तो हमने देखा कि निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल का मान ज्यादा होता है अपेक्षाकृत माध्यम के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हम जो पढ़ रहे थे इसके बाद देखिए हमने पढ़ा अपने चैप्टर में कूलाम का
सदिश निरूपण, सदिश निरूपण में एकांक सदिश लिखा जाता है। जैसे आपका बल का अपने पास आया था F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो अदिश रूप में था। अगर अपन इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे F वेक्टर बराबर के Q1 Q2 आर स्क्वायर और आर कैप। आर कैप क्या है आपका, ये है आपका एकांक सदिश, जो क्या बता रहा है, बल की दिशा को बता रहा है, दिशा को बता रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था बहुल आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। उसमें हमने पढ़ा था कि एक आपके पास परीक्षण आवेश है और बहुत सारे आपको आवेश दिए हुए हैं, आवेशों का निकाय है, उसमें बहुत सारे आवेश आपके उपस्थित हैं। तो उन आवेशों के कारण उस परीक्षण आवेश पर कुल कितना बल कार्य करता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी निकाय में जितने भी आवेश है तो उस परीक्षण आवेश से वो सब अलग अलग बल लगाएंगे, तो परीक्षण आवेश पर जो कुल प्राप्त बल होगा वो उन सब बलों के योग के बराबर होगा जो अलग अलग आवेश उस परीक्षण आवेश पर लगा रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हमें इसमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है। ऐसा न्यूमेरिकल काफी बार परीक्षाओं में आपके आ जाता है। न्यूमेरिकल है आपके पास, देखिए कि 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। तो इसको एक हम डायग्राम से शो कर लेते हैं। ये तो आपका आवेश मान लीजिए, अपन यहाँ पे Q लिखते थे Q1, तो इसको मान लीजिए इसका मान है 9e और Q2 परीक्षण आवेश का मान आपका 4e। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, टोटल दूरी है, दोनों के बीच की दूरी अपने पास 7। ठीक है, ये दे रखा है अपन को। फिर क्या कह रहा है प्रश्न, एक अन्य आवेश Q इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। तो ये दो आवेश हैं, इनको मिलाने वाली रेखा ये है, इस पर कहीं भी आप एक परीक्षण आवेश Q मान लीजिए। इस परीक्षण आवेश की स्थिति याद करनी है अपन को कि ये जो आवेश रखा गया है वो इन दोनों आवेशों से कितनी दूरी पर रखा गया है, जिसके कारण इस पर लगने वाला संतुलन की अवस्था का मतलब है कि इस Q आवेश पर, जो परीक्षण आवेश अपन ने Q रखा है, इस आवेश पर इन आवेशों के द्वारा लगने वाले बल का मान 0 होगा। इसको मान लीजिए बिंदु O, ये अपना बिंदु A, ये आपका बिंदु B। ठीक है, अब हम जानते हैं कि दोनों आवेश के चिन्ह समान हैं दोनों, तो एक दूसरे को कैसे करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये वाला जो आवेश है वो इधर की साइड बल लगाएगा, तो ये बल लगा रहा है F वेक्टर इस डायरेक्शन में। ठीक है, और Q2 आवेश इधर की साइड बल लगाएगा, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और ये बल हो गया आपके पास F डैश वेक्टर। तो हम कहेंगे कि संतुलन अवस्था के लिए आवेश Q पर दोनों आवेश जो A बिंदु पर और B बिंदु पर स्थित है उनके लिए बात हो रही है। ठीक है, आवेशों द्वारा लगाया गया कुल परिणामी बल का मान 0 होगा। संतुलन की अवस्था के लिए कंडीशन है कि दोनों आवेशों के द्वारा इस परीक्षण आवेश पर लगाए गए कुल परिणामी बलों का मान कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कुल परिणामी बल का मान है मतलब है कि दोनों आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों का योग किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। इसको हम पक्षांतरण करके एक साइड ले जाएंगे तो अपन लिख सकते हैं वेक्टर बराबर माइनस F। ठीक है, अब हमको केवल इनका परिमाण लेना है, बलों का परिमाण। संतुलन अवस्था में बलों का परिमाण लेंगे तो परिमाण में क्या होता है, चिन्ह हट जाता है, चिन्ह नहीं लिया जाता है। तो F बराबर आ जाएगा F डैश वेक्टर। इसको दे समीकरण नंबर 1। अब हमें देखिए यहाँ से
ए बिंदु और ओ बिंदु की मध्य की दूरी को हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। और टोटल दूरी इनके बीच की r है। तो o से b की दूरी जो रहेगी वो कितनी रहेगी? r माइनस एक्स। शेष बची हुई दूरी यही रहेगी। तो ओ ए बिंदु पर EQ आवेश के कारण Q आवेश पर लगने वाला बल, हमने कितना माना है इसको? F वेक्टर माना है। ठीक है, तो F लिखेंगे यहाँ, F है तो F का मान कितना आ जाएगा? कूलाम बल के नियम से। कूलाम बल के नियम से F बराबर के, अपने पास सूत्र होता है Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो उस हिसाब से के Q1 का मान अपने पास कितना दे रखा है? अपने को दे रखा 9e। Q2 का मान, अभी अपन यहाँ Q2 जो है इस बिंदु को लेंगे, परीक्षण आवेश जो Q है उसको ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया, आप इसको QO कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा Q। और इनके मध्य की दूरी कितनी है? x स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 4e आवेश द्वारा, आवेश के कारण Q आवेश पर लगने वाला बल F डैश है। तो वही कूलाम के नियम से F डैश बराबर आपके पास कितना हो जाएगा? K Q2 QO और R स्क्वायर। अब यहाँ की जो दूरी है हमारी Q O और B बिंदु की, वो कितनी है? R माइनस एक्स। ठीक है, तो अब दूरी हम लेंगे R माइनस एक्स। देखिए यहाँ पे दूरी R माइनस एक्स दे रखी है। तो अपने पास ये आ जाएगा K। Q2 का मान कितना है? 4e। और आवेश का मान कितना है? आपके पास Q नॉट दे रखा है, सॉरी Q दिया है ना। Q नॉट का मान कितना है? Q। और देखिए दूरी, दूरी कितनी है OP बिंदु की? R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका समीकरण 2, ये आपका समीकरण 3। तो अपने को देखिए F का मान प्राप्त हो गया, F डैश का मान प्राप्त हो गया। अब ये दोनों मान हम कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख रहे हैं तो आप इसको लिखेंगे, F की जगह मान रखेंगे हम कितना? K 9e Q अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ रखेंगे K 4e Q x माइनस R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से Q से K कट गया, Q से Q कट गया, तो ये अपन लिख सकते हैं इसको 9e अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4e अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ई भी कैंसिल हो जाएगा अपने पास। तो आगे हम चलेंगे इसमें, तो अब अपने पास रहा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको अपन वर्ग में बदल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 4 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एक जाई ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 3 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2 R माइनस एक्स का टोटली होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया अपने पास, तो कितना आया? 3 बटे एक्स बराबर 2 बटे R माइनस एक्स। वज्र गुणा कर लेंगे, वज्र गुणा कर रहे हैं तो ये R माइनस एक्स तो 3 की तरफ गुणा हो जाएगा और x 2 की तरफ गुणा हो जाएगा, तो 3 R माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। इसको लिखेंगे 3 R माइनस 3x बराबर 3 को अंदर गुणा कर लिया 2x। पक्षांतरण कर लीजिए, x को एक तरफ ले आएंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास 3R बराबर
3x माइनस चिन्ह इधर आया तो प्लस हो गया, प्लस 2x पहले से ही था, तो हम इसको लिख सकते हैं 5x बराबर 3r। हमको दूरी x चाहिए, दूरी x चाहिए, तो 5 का भाग दे देंगे 3r में। तो कुल मिलाकर x बराबर 3r बटे 5 दूरी पर जब आप आवेश q को रखते हैं तो वह संतुलन में होगा। ठीक है बच्चे, ये तो हो गए आपके अब तक जो पढ़ा उसके मुख्य मुख्य न्यूमेरिकल्स और उसकी थोड़ी सी जानकारी। अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है विद्युत क्षेत्र। बेटा देखिए, हम पहले बात कर रहे थे कि कोई भी आवेश जो होता है वो अपने चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र पैदा कर लेता है, एक ऐसा बाउंड्री खींच लेता है कि जब उसमें कोई परीक्षण आवेश या अन्य आवेश उसमें लाया जाता है तो वो अन्य आवेश जो है उस क्षेत्र के कारण या तो आकर्षण बल अनुभव करता है या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। मान लीजिए आपका एक आवेश है, ये एक आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र पैदा कर लेगा। अगर इसके अंदर अपन कोई भी आवेश को एंटर कराएंगे तो इस आवेश की प्रकृति के अनुसार ये आवेश, मान लीजिए ये आपका धन आवेश है और अपन जिस आवेश को ला रहे हैं वो ऋण आवेशित है, तो ये आवेश क्या अनुभव करेगा? आकर्षण। और मान लीजिए आपका ये धन आवेश था और इसका ये क्षेत्र है और इसके अंदर अपन प्लस आवेश ले जा रहे हैं, तो ये कैसा बल अनुभव करेगा? प्रतिकर्षण बल। तो हम कहें कि जब कोई आवेश किसी अन्य आवेश के निकट लाया जाता है तो प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करता है, और जिस स्थिति के कारण या जिस क्षेत्र के कारण ये बलों का अनुभव कर रहा है वह क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र को अपन लिखेंगे वह क्षेत्र या प्रभाग जिसमें स्थित कोई आवेश, जिसमें स्थित कोई आवेश अपनी स्थिति के अनुसार बल अनुभव करता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कण की स्थिति का फलन होता है और यह एक सदिश क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है? ये सदिश क्षेत्र होता है और कण की स्थिति का फलन होता है। और विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? वैद्युत बल कहलाता है। ठीक है, इससे आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, बिंदुवत आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।